हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी मेंस 2020 की जो एसए की पेपर हुई है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट लेंगे यानी कि 2021 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि एसए में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितना आप लोग को यहाँ पे फोकस करना है, कैसे एसए लिखना चाहिए और किस तरीके से आपका हर एक टॉपिक पे अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले तो आप यही चीज़ें देखिए, यहाँ से आप समझने का पैटर्न समझने का कोशिश कीजिए कि यूपीएससी के द्वारा किस तरीके का एसए में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि पूरी मार्क्स जो है 250 की होती है और 2 एसे आपको लिखना होता है। और साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है और आपकी जो यहाँ पे वर्ड लिमिट होनी चाहिए इस पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वर्ड लिमिट जो है वो 1000 से 1200 की होनी ही चाहिए, ठीक है। इसी के बीच आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है 700-800 वर्ड का ही लिख के आ जाओ तो वो आपका फिर से मार्क्स बहुत कम आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप 1500 वर्ड्स में लिख कर आ जाओ तो वो भी आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं लिखना है। यूपीएससी हर एक क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट सेट करती है जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी वो स्टैंडर्ड देखना चाहती है कि आप सारी बातों को उतने शब्दों में किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। फाइन। अब यहाँ पे 2 आपको ऐसे लिखना है तो एक ऐसे में आपको 125 मार्क्स दिया जाएगा और आपको 2 ऐसे में ऐसे लेकर 250 मार्क्स हो गया। 2 ऐसे लिखना है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए है यहाँ पे और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, उसी तरीके से सेक्शन बी में भी आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे। सेक्शन ए से आपको एक क्वेश्चन लिखने हैं और सेक्शन बी से आपको एक क्वेश्चन लिखने हैं। तो एक एक आपको दोनों में से पुट करना। आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि 4-4 आपको टॉपिक दिए गए हैं। तो आप जिस टॉपिक में सुटेबल हो, सुटेबल कहने का मतलब है कि जिस टॉपिक पे आप बेहतरीन तरीके से लिख सको, अपना बेस्ट वहाँ पे प्रेजेंट करना है। 125 में आपको मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे लेकर आना है। 250 में आप देखते हो कि मैक्सिमम मार्क्स दोनों मिलाकर 160 to 170 आता है, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा वो कंसीडर किया जाता है। अगर आप इतना मार्क्स ऐसे में ले आते हो ना तो आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपका GS2 GS3 में 100 मार्क्स ही आता है तो भी, या फिर 100 से कम भी आता है तो भी, ठीक है। तो इसलिए अपना इससे पेपर को जरूर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाकर रखिए। इससे एथिक्स और अपना ऑप्शनल, इसमें आपको एकदम से आपको कहीं से भी इससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बहुत बातें हो गई, ये आप बेसिक समझ गए इससे का। अब आइए यहाँ पे टॉपिक्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन ए में है, सेक्शन ए में क्या होता है ना कि ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि थोड़े फिलोसफिकल होते हैं, ठीक है। फिलोसफिकल टाइप्स के होते हैं, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, लेकिन हाँ इसमें आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे परेशान हो सकते हैं कि इसको अप्रोच कैसे ले। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें समझ जाओगे। सबसे पहला है कि लाइफ इज़ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, यानी कि मनुष्य होने और मनुष्य बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। यानी कि हर कोई लिविंग यहाँ पे ह्यूमन बीइंग ही है। मैं भी हूँ, आप भी हो, हर कोई है आपके अगल बगल। लेकिन क्या वो इंसान है? एक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य होने के नाते क्या वो मानव है? बीइंग ह्यूमन आप लोग देखते हो, सलमान खान की ये ब्रांड है। तो वो यहाँ पे मानवता को प्रचारित करते हैं कि सिर्फ मनुष्य होना ही यहाँ पे काफ़ी नहीं है, लेकिन हम लोग को मानवता बनना है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करना है। आप ऐसे लिखने से पहले, क्योंकि आपके पास 3 घंटे होते हैं तो 1.5-1.5 घंटे आप एक ऐसे लिखने में ले सकते हो, क्योंकि आपको 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखना है तो 1.5 घंटे आपके पास बहुत होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे ही बस पेन उठाए और लिखना स्टार्ट मत कीजिएगा। सबसे पहले फ्रेम कीजिए कि आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। यही टॉपिक आपने अगर एज्यूम किया है, इसी टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया है, तो इसमें आप लोग को सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप डायमेंशन यहाँ पे इंक्लूड कीजिए, यानी कि हर एक तरीके से आपको जो है ना एग्जाम्पल भी पुट करना है और हर एक डायमेंशन देना है। सबसे पहले आप कोई भी आंसर लिखते हो ना तो कुछ नहीं समझ में आता तो आप उसको 3 पार्ट में तो मेनली बांटो ही बांटो। एक तो आप देखो कि उसके सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दूसरी है उसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तीसरा उसका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। ये 3 तो आपका बेसिक है। इसके अलावा जो है आप और इसको डाइवर्स कर सकते हो। जैसे कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अब हम लोग ह्यूमन बीइंग तो है लेकिन इन्वायरमेंट को हम ह्यूमन बीइंग ही खराब कर रहे हैं, तो क्या हम मानव है? क्या हम मानव है? मैं आपको एक लेसन के दौरान ही बताई थी कि रास्ते में चलते हो, आप बनाना खाते हो और छिलके वहीं फेंक देते हो। ह्यूमन बीइंग तो हो आप, क्योंकि आप जो है आराम से अपने हाथों से छिलके अच्छे से बनाना खरीद के खा रहे हो, लेकिन वहीं छिलके में फेंक दिए। बगल में आपका डस्टबिन रखा हुआ है, उसमें आप नहीं फेंकते हो, चाहे आप पार्क में हो चाहे आप बीचेस में हो। तो क्या ये मानवता का है?
नहीं, आपको ये एथिक्स सीखना ही होगा। एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देख सकते हो, हम लोग अपने इन्वायरमेंट को खुद ही गंदा कर रहे हैं आज की डेट में, तो ये चीज़ें भी आपको इंक्लूड करना है। सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा हम लोग जो है कास्टिज़म, दूसरे लोगों को तुरंत नीचा दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा जो है टॉन्टिंग, लड़कियों को सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी बोल के चले जाते हैं, महिलाओं को उस तरीके से नहीं देखते हैं। तो विमेन भी एक तरीके का आपका यहाँ पे पॉइंट निकल कर आ जाएगा। सोसाइटी में तो बहुत सारे बात आते हैं, विमेन का आप अलग से पॉइंट बना सकते हो। तो ह्यूमन बनने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से देना है। पॉलिटिक्स में भी आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन है, क्रिमिनलाइजेशन करके वो पॉलिटिक्स में इंटर कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इस पॉइंट को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, यानी कि आपका डायमेंशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा डायमेंशन आप इंक्लूड करोगे, हर एक पॉइंट फील्ड में आप दिखाओगे कि आप ह्यूमन बींग हो लेकिन आप मानव नहीं हो। तो ह्यूमन बींग और मानव बनने के बीच में कितना लंबा जर्नी है, इसी को लाइफ कहते हैं। ये चीज़ें आपको डिफाइन करनी है। सेकंड में है कि माइंडफुल मैनिफेस्टो इज़ द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ, यानी कि विचारपरक संकल्प स्वयं के शांचित रहने का उत्प्रेरक है। यानी कि आप जितना शांत रहते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आपका मन जो है वो शांत रहता है। यानी कि आप जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका विचार जो है ना उच्च होगा। आप देखोगे कि बहुत कम बोलने वाले लोग जो है ना, वो काफ़ी अच्छा बेहतरीन सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो भी बहुत बेकार सोचते हैं, नहीं। लेकिन जो कम बोलते हैं वो ऐसा बात बोलते हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा कि उनकी बातें जो है ना बहुत वैल्यूबल होती है। वो एक बार बोल देते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, वो बहुत ही बड़ी बातें बोल रहे हैं, नहीं तो वो फालतू की बातें नहीं बोलते। तो ऐसा कहा जा रहा है कि विचार परक संकल्प स्वयं के शांत चित्त रहने का ही उत्प्रेरक है। यानी जितना ज़्यादा आप शांत रहिएगा, उतना ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा। आपको भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते हो कि क्वेश्चन आप जब एग्ज़ाम दे के आते हो, तो आपको शांति से जो है ना उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है कि आपने कहाँ गलती करी है, कितना आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी बनाना है। तो ये एक आपका फिलोसफिकल यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसको आप डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते हो। पहले तो किसी भी ऐसे का अप्रोच करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि इससे रिलेटेड अगर आपको कोट्स याद आ रहे हैं तो कोट्स लिखकर आप स्टार्ट कीजिए, या फिर कोई स्टोरी लिखकर स्टार्ट कीजिए, जिससे कि ये दर्शाए कि हाँ, ये कुछ जैसे शांत रहने से कितना अच्छा जो है उनका विचार था, कितना अच्छा से वो जो है विचार को अपने प्रकट करते थे और विचार को वो इम्प्लीमेंट करते थे। तो उस तरीके का कोई स्टोरी है, किसी महान पुरुष की स्टोरी है, तो उसको आप लोग दर्शा सकते हो, उससे अपनी एसे को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि एसे में जो है ना, एक एसे अगर आप लिख रहे हो तो 3-4 कोट्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। साथ ही साथ थर्ड यहाँ पे है कि शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर डैट गेट्स इनटू देम। यानी कि जहाज़ जो है अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज़ पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। कितनी अच्छी बात है। हम लोग सोचते हैं कि जहाज़ इसलिए डूब गया क्योंकि चारों ओर पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी जहाज़ के अंदर घुस जाता है, इसलिए जहाज़ डूब जाते हैं। अब ये आप लोग देखो कि इसको करंट अफेयर से भी आप लोग लिंक कर सकते हो। जहाज़ तो डूबा नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है कि जहाज़ में से आपका लीक होने लगता है, कहीं से भी कुछ टकराता है। तो आपसे ऐसे आपने देखना था कि ऑयल जो है आपका लीक हो गया था, ठीक है, पूरी तरीके से जो है ना। मॉरिशस में आपने देखा था कि इमरजेंसी लग गया था। वही चीज़ें आपका रशिया में हुआ था, वही चीज़ें आप टाइटेनिक का भी कह सकते हो। तो बहुत तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। यानी कि ये एक आपका कहा जा रहा है, यही बस इसी के अगल बगल आपको नहीं घूमना है। ये आपको लाइफ पर्सपेक्टिव से भी कुछ और चीज़ें जोड़कर आपको यहाँ पे ज़रूर लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें आपको और भी डिफरेंट एंगल आपको लेकर चलना है। जैसे कि आप इसमें गवर्नमेंट की बातें भी लिख सकते हो कि गुड गवर्नेंस कैसे होगा। अगर अच्छे मंत्रियों का संगठन होगा तो ऑब्वियस है कि अच्छे मंत्रियाँ जो है वो अच्छी पॉलिसी लेकर आएंगे और वही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर बुरे कैबिनेट हो गए, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी की जो कैबिनेट है वो उतना अच्छा तरीके से जो है पॉलिसी नहीं फ्रेम कर रहे हैं, गलत पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो मोदी जी को लेकर डूब जाएंगे। मोदी जी अगर उभर रहे हैं तो वो सारे कैबिनेट के साथ, कैबिनेट वाटर हो गया, मोदी जी यहाँ पे शिप हो गए। तो उसी तरीके से आप ये अपने पर्सनल लाइफ से भी बता सकते हो कि आपकी इन्वायरमेंट जैसी होती है वैसे आपके बारे में पता चलता है। अगर आपके इन्वायरमेंट में पूरे लफंगे सब घूम रहे हैं और आप एक पढ़ने वाले हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको वो जितने भी आपके लफंगे दोस्त हैं ना, वो आपको ज़रूर पुल डाउन करेंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे घूमने आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर डूब गए। वो पानी है, आपका जो लफंगे दोस्त है ना वो पानी है, आप उसमें घुस गए हैं, वो आपके अंदर घुस गया है, इसलिए आप डूब गए हैं। आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, आप सक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ये एक तरीके का आपका फिलोसफिकल स्टेटमेंट होता है जिसको आपको डिफरेंट एंगल में शो करना है। यही चीज़ें आप कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, यही चीज़ें आप इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। इसी को विमेन एम्पावरमेंट के लिए कह सकते हैं कि एक ही विमेन जो है, औरतें औरतों की दुश्मन होती है। तो ये होता है एक ऐसे को रिप्रेजेंट करने का तरीका। चौथे में क्या है कि सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, यानी कि सफलता चरम परिष्करण है।
सिंप्लिसिटी, आप अब बचपन से सुनते होंगे, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट ब्यूटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट ब्यूटी, आप यही सुनते आ रहे हो। लेकिन वही चीज़ है कि सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो क्या आपको सिंप्लिसिटी में कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में आपको सिंप्लिसिटी दिखी है, उस चीज़ों को आप जो है उस सिंप्लिसिटी के साथ जो सक्सेस हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जैसे कि बिहार की आप ले सकते हो, जो मांझी जी थे, दशरथ मांझी, वो कितने सिंपल थे लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि उनके ऊपर आज की डेट में मूवी बन रही है। वही चीज़ें आप देख सकते हो कि एक लुंगी भुइया है जो कि दूसरे यहाँ पे व्यक्ति निकल कर आए हैं, उन्होंने 3 किलोमीटर का कैनाल खोद दिया 30 सालों में, तो वो भी कितने सिंपल थे, उनका डिमांड भी उतना ज़्यादा नहीं था और वो आज की डेट में इतना ज़्यादा हो गए। गांधी जी की बात तो आप ज़रूर यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि वो कितने सिंपल थे लेकिन उनकी विचारधारा कितनी ज़्यादा जो है प्रकाश वाली थी, जो हमारे कंट्री को इतना ज़्यादा स्वतंत्र करके चले गए। बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जिनके बारे में आप कह सकते हो, आप लोग अब्दुल कलाम जी के बारे में लिख सकते हो, बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जिनके बारे में आप लिख सकते हो। तो सिंप्लिसिटी आपको हर एक चीज़ में देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी सिंप्लिसिटी है वो अल्टीमेट आपका सोफिस्टिकेशन है। इस चीज़ के बारे में आप डिफरेंट एंगल से ज़रूर इसको आप जो है ना दर्शा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी। देखिए सेक्शन ए थोड़ा फिलोसफिकल होता है, अगर आपको वो टफ लगता है, आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा नहीं लिख सकते हो, सेक्शन बी में आप अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि अपना, आपको तो 2 ऐसे लिखना है तो पहला ऐसे आप इसको लिखिए। पहला ऐसे आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहला ऐसे आप अच्छे से अगर 1.5 घंटा लेकर पूरा लिख रहे हो ना, तो बात मानिए 2 घंटे में भी आप लिखिए। पहला क्या होता है ना कि लिखते लिखते टाइम लग जाता है, टाइम टेकन होता है, पहला आंसर पहला ऐसे आपका टाइम टेकन होगा। तो पहले आप 2 घंटे में भी पहला ऐसे अच्छा ज़बरदस्त आंसर ऐसे लिखिए। आपको लगता है कि आप फिलोसफिकल में थोड़ा कम लिख पाएंगे ना, तो 1 घंटे में भी आपका हो जाएगा। लेकिन कम का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 500 या 700 वर्ड्स में लिख के आइए, नहीं, 1000 से 1200 वर्ड्स तक ज़रूर लिख के आने का कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप लोग सेक्शन बी के भी ऐसे को यहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हो। सेक्शन बी का पहला है कि कल्चर इज़ व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव। यानी कि जो हम हैं ये संस्कार है और जो हमारे पास है वो सभ्यता है। बहुत अच्छी बात है। हम जो देखिए हर एक पर्सन की कैसी उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, वो उसका कल्चर दिखाता है कि वो अपने कल्चर से क्या सीख कर आया। आपको पता है हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी कितनी है, तो कल्चर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना अगेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि अपने टॉपिक को पॉइंट्स वाइज पूरी तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। अगर आपको ये चीज़ दिखाना है कि कल्चर हम क्या है और सिविलाइजेशन हमारे पास जो है उसको हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक ह्यूमन बीइंग भी जो है ना वो कल्चर है, लेकिन जब एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्टिकुलर इंसान भी कल्चर है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान जब किसी अच्छे पोस्ट में चला जाता है ना तो वो उसका सिविलाइजेशन बन जाता है। अब आप किसी भी चीज़ में आप देख सकते हो, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी का एक पार्ट, यानी कि हमारी आइज़ जो है ये क्या है, ये हमारे पास है, ये कल्चर है। लेकिन हमारा पूरा बॉडी क्या हो जाता है, ये हमारा जो है सिविलाइजेशन हो जाता है। इसी तरीके से आप दूसरे एंगल से भी इसको सोच सकते हो, बहुत सारा एंगल आपको देखने को मिलेगा। एक ट्री जो पूरे इन्वायरमेंट में है वो सिर्फ एक कल्चर है, लेकिन अगर हम लोग पूरे इन्वायरमेंट को लेकर चलते हैं जिसमें ट्री भी है, पशु पक्षी भी है, हम ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, कुछ लिविंग नॉन लिविंग थिंग भी रहते हैं, तो वो क्या हो गया, वो सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हर एक पॉइंट से मैं बोल रही हूँ, अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, नहीं जानते हो ऐसे कैसे लिखना है, तो कम से कम 3-4 पॉइंट तो लिखने का कोशिश कीजिए, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, विमेन पॉइंट्स ऑफ व्यू से और इकोनॉमी पॉइंट्स ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आप लोग पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एंगल निकल कर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कल्चर के बारे में बात किया गया, तो उसको भी ज़रूर कोट कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो, इससे को। 6 है यहाँ पे कि देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। बहुत ही अच्छी बात है। बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। यानी कि आप लोग समझो कि सोशल जस्टिस भी ज़रूरत है, विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आप नहीं है। यानी कि आप लोग देखते हो कि गरीब और अमीर लोग कभी भी जेल नहीं जाते। क्या आपको दिखा है कि सलमान खान जेल जा रहे हैं? तो जेल नहीं जाते, वो पैसे के बल में छूट जाते हैं। लेकिन वही है, आप देखोगे कि बेचारे अंडर ट्रायल भी जो लोग होते हैं वो गरीब लोग होते हैं। तो सोशल जस्टिस जो है ना बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के तो यहाँ पे मिलता भी नहीं है, ये बात आपको सच देखने को मिलेगा। अब ये आप क्वेश्चन अराइज मत कीजिएगा कि संजय दत्त जो तो जेल में गए थे, संजय दत्त के ऊपर नाडा का था, ठीक है, उनके ऊपर जो है ना टाडा का था, टाडा का उनके ऊपर जो है ना वो लगा हुआ था, चार्जेस लगा हुआ था। तो उससे कोई छूट नहीं सकता, कोई भी लोग नहीं छूट सकता। AK-47 रखने का उनके ऊपर आरोप था।
तो ये आप लोग उस वो एंगल दूसरा है, लेकिन फिर भी सोशल जस्टिस आप देखते हो कि बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाले लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए गाँव में आप देखते हो कि इतना ज़्यादा जो है लोगों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन लोग जो है कोर्ट कचहरी में आते नहीं है, क्योंकि वो लॉयर का फीस नहीं हायर कर पाएंगे, उतना नहीं दे पाएंगे। कोर्ट में बार बार जो है डेट पे डेट मिलता है, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, हाई कोर्ट में जाने के लिए अपने राज्य में आना पड़ता है, कैपिटल में आना पड़ता है, तो वो अलग तरीके का दिक्कत देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी कि आप बहुत धनी है लेकिन आपको सोशल जस्टिस भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका मीनिंगलेस है। यानी कि आप पैसे से पूरे लदे हुए हैं, लेकिन सोसाइटी में आपको कोई भी सम्मान नहीं दे रहा है, या फिर आपके साथ ही कुछ ऐसा गलत हो गया है, लेकिन आप गलत तरीके से जो है पैसे कमा रहे हैं और आपको जो है ना कुछ गलत आपके साथ हो गया, लेकिन आपको वो गलत सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना एकदम से सही नहीं है, दोनों चीज़ें गलत है। तो इसके बारे में आपको एक अच्छा सा लिखना है। या तो आप एक अच्छा सा कोट इस्तेमाल करके लिखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग महात्मा गांधी जी के कोट इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे में महात्मा गांधी जी जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, उनको आप लोग ऐसे उनके कोट्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि महात्मा गांधी हर एक तरीके के हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ बोले हुए हैं। ठीक है, तो उनकी जो है 20-25 कोट को एक जगह लिख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल करेगा आपको। कोई स्टोरी के साथ आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसा कोई करंट अफेयर्स का भी कोई स्टोरी याद आ रहा है कि हाँ सोशल जस्टिस जो है बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो रहा है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। तो कोई रेप का इशू भी आप लिख सकते हो, जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत सारे जो है पॉलिटिशियन और जो रेप की मामले आते हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ रेप हो जाता है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन रेप करते हैं, लेकिन उन बच्चियों को कभी भी जस्टिस नहीं मिलता है, हालांकि उनको ही प्रॉब्लम में झेलना पड़ता है। तो इस तरीके का कोई आप लोग जो है ना करंट का इशू आप लोग निकाल के लिख सकते हो। 7th में है पेट्रियार्कल Patriarchy is the least noticed yet the most significant structure of social inequality। यानी कि पेट्रियार्कल आप लोग देखोगे कि पेट्रियार्कल सोसाइटी ऐसा है जो कि आज की डेट में हम लोग को सोशल इक्वालिटी होने ही नहीं दिया है। हमारे कंट्री में सोशल इनइक्वालिटी आपको हर एक लेवल पे देखने को मिलेगा। तो सोशल इनइक्वालिटी इसलिए है क्योंकि पेट्रियार्कल माइंडसेट है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादातर आगे नहीं निकल पाती है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है और पुरुष जो है ना महिलाओं को आगे नहीं निकलने देते। तो ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल नहीं, ये अच्छे से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो पेट्रियार्कल सोसाइटी का कुछ एग्जाम्पल देते हुए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वहाँ पे कि महिलाओं को इक्वालिटी मिले बट नहीं मिलता है। एक अच्छा रिपोर्ट के साथ भी आप लोग इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई कोट के साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। पेट्रियार्कल के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा जो है कोट्स देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आप लोग जो है ज़रूर लिखिएगा और हर एक एंगल में लिखिएगा। इसमें ये सोशल इनइक्वालिटी के लिए आप लोग ज़रूर लिखिएगा। सोशल इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं, लेकिन सोशल इनइक्वालिटी आपको हर एक पर्सपेक्टिव में देखने को मिलेगा। बच्चियों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए, इवन लड़कियों के जन्म में भी लड़कियां जो है उनको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। अगर जन्म ले ली तो उनको पढ़ाई में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी वही झेलती है। शादी की एज भी कम देखने को मिलती है, लड़कों की 21 है तो लड़कियों की 18 है। इसमें भी इनइक्वालिटी की बात आती है, अभी इसका भी आपका रिफॉर्म करने का बात किया गया था। और साथ ही साथ जो है पिता का जो प्रॉपर्टी होता है उनके ऊपर उनका अधिकार भी नहीं होता है, अभी उनको अधिकार भी मिला है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एंगल है जिसमें कि आप सोशल इनइक्वालिटी के बारे में और पेट्रियार्कल सोसाइटी को निकाल कर लिख सकते हो। ठीक है, मैटरनिटी लीव दिया जाता है, पैटर्निटी लीव नहीं दिया जाता है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लास्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब ये आप लोग समझिए कि टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी में आप लोग तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है आज की डेट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, जिसमें गैजेट अपने आप में कम्युनिकेट करेंगे, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक साइलेंट फैक्टर्स है बिल्कुल। क्योंकि आज की डेट में आप लोग देखो कि जब कोविड-19 पैंडेमिक था तो टेक्नोलॉजी ही था जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को बांध के रखा था। लोग सारे सबमिट जो है ना वो वर्चुअल फॉर्म में किए, कोई भी जो है कहीं पे भी गए नहीं, कोई ट्रैवल नहीं किए। इवन सारे सबमिट आप देखो, G20 की देखो या फिर आप लोग ब्रिक्स की सबमिट देखो, एससीओ की सबमिट देखो, सब आपका जो है वर्चुअल सबमिट हुआ है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का ही देन है जिसमें कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन बना हुआ है। बहुत सारे तरीके से आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग कोविड वैक्सीन को यहाँ पे बनाकर चल रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन है जिसमें कि ये भी कहा गया था कि जो कोविड-19 का वैक्सीन बनेगा उसमें पेटेंट नहीं रखा जाएगा, सारे कंट्रीज़ जो है मिल के यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये भी बात कही गई थी। डिफरेंट एंगल आप यहाँ पर ला सकते हो, मतलब कि डिफरेंट जितने भी आज तक आपने पढ़ा है ना, या फिर आप लोग ऐसा सब्जेक्ट होता है ना
जिसमें कि आप तक जितने जितने एज में आपने जो भी चीज़ सीखा है ना, उसको आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। हर एक डिफरेंट एंगल, कितना आप डिफरेंट तरीके से सोच सकते हो, उसको आप लोग निकाल के लाओ, ठीक है। टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। मैनुअल स्कैवेंजिंग में आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे बहुत सारे लोग जो मर रहे हैं वो बच जाएंगे, बहुत सारे लोगों को डिजीज़ हो रहा है वो बच जाएंगे। आज की डेट में कैंसर इतना ज़्यादा जो है बढ़ते जा रहा है, डिजीज़ फील्ड में हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आप लोग देख रहे हो कि डिज़ाइनर बेबी निकल कर आ रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप लोग देख रहे हो जिसके कारण हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कर पा रहे हैं। क्रिस्पर Cas9 आ चुका है, एक सीजर आ चुका है जो कि जीन को काट के अलग कर दे रहा है, और बाकी जो जेनेटिक डिजीज़ है वो आगे नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग टेक्नोलॉजी का जो है ना, बहुत तरीके का आप लोग बता सकते हो। टेक्नोलॉजी है जो कि आप लोग देखते हो कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो चुकी है। इवन आप लोग ड्राइवर लेस कार के बारे में बात कर सकते हो, जो कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सब जो है टेक्नोलॉजी का ही देन है। तो हर एक पॉइंट में आप लोग देखोगे ना कि टेक्नोलॉजी है जिसके कारण ऑनलाइन एजुकेशन है, आज की डेट में आप मेरी लेसन सुन पा रहे हो, तो बहुत सारा पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसको मैं एक एक करके आप लोग को, जो हमारा टेस्ट सीरीज़ चल रहा है उसमें अगर आप लोग हो तो आप लोग को हर एक सैटरडे मैं यहाँ पे दूंगी, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी भी कि हर एक में आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। आप बेटर तरीके से आंसर लिख पाओगे, वहाँ पर मैं अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूँगी। तो अगर आपको भी हमारे जो टेस्ट सीरीज़ चल रहे हैं 2021 के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज़ है, डेली बेसिस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बाकायदा यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। rishika.ch77@gmail.com है, जिसमें कि डेली बेसिस में आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको लिखना होता है, टाइम लिमिट बताया जाता है, उसी टाइम लिमिट में आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होता है। पूरी तरीके से हमारे तरफ से आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। एक अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेंस में आपका सिर्फ प्रैक्टिस ही साथ देगा और कुछ साथ नहीं देगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आंसर आप लोग जो है ना एग्जाम हॉल में लिख कर आइएगा। तो ये बेस्ट टाइम है, आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अभी फिर प्रीलिम्स की तैयारी कीजिएगा। प्रीलिम्स की तैयारी के बाद जो है फिर आपका अगर क्लियर होता है तो उस समय प्रैक्टिस नहीं, उस समय आप लोग को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से फाइनल प्रिपरेशन करना होता है। तो अगर आप लोग को रॉ प्रैक्टिस करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। और इसमें आप लोग मेल कीजिएगा तो आपको प्रोसीजर बताया जाएगा। बाकी आप लोग और भी लेसन देख सकते हो, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट तरीके से देख सकते हो, डिफरेंट आपका पार्ट्स बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हो। डेली बेसिस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि GS1, GS2, GS3, GS4 और कुछ ऑप्शनल के भी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन अब इस बार जो है पूछा गया रहा है, जिससे कि 2021 के जो भी बच्चे हैं ना उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होगा। तो आज के लिए इतनी, थैंक यू।